नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में यूं तो उपचुनाव 13 सीटों पर एमसीडी में हुए थे, लेकिन राजनीति में खूब हलचल है इसको लेकर। बीजेपी 3 सीटों के साथ खुश, कांग्रेस 5 सीटों के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी, दावा ये था अरविंद केजरीवाल का कि सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। वो दावा तो खैर फुस हो गया, 5 सीटें हाथ लगी। कांग्रेस खुश है, बीजेपी भी बम बम है। आम आदमी पार्टी की तो जैसे लॉटरी निकल गई। दिल्ली में यह चुनावी जीत का जश्न है। शायद पहली बार ऐसा है जब एक ही चुनाव में सभी प्रतिद्वंदी पार्टियां जीत का जश्न मना रही हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सबके लिए कहीं जीत है, कहीं हार, तो कहीं बहुत बड़ा सबक। चलिए सबसे पहले नतीजे देख लेते हैं। दिल्ली एमसीडी की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक निर्दलीय जीत के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। इस तरह कांग्रेस की 5 सीटें हो गईं। बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 34% वोट मिले हैं, जबकि आप को 29 और कांग्रेस को 25% वोट हासिल हुए हैं। एमसीडी उपचुनावों के नतीजे गजब के हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन सीटें सबसे कम मिली। आम आदमी पार्टी के दावे भी हकीकत में नहीं बदल पाए, जबकि कांग्रेस के लिए खोने को कुछ नहीं था, लेकिन उसे उम्मीदों से ज्यादा मिला है। तो ये हमारे पांचों की पांचों सीटें हमारी जीत के हम दिल्ली में नंबर 1 पे हम पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के वर्कर्स जो हैं इनको क्रेडिट जाता है और राहुल जी को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी, जो कि पहला डेब्यू इलेक्शन था हमारे लिए तो लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन डेब्यू इलेक्शन था और हमने 5 का आंकड़ा टच किया। ये एक ऐसा चुनावी नतीजा है जिसमें हर पार्टी अपनी कामयाबी का दावा कर रही है। चलिए देखते हैं किस पार्टी ने क्या खोया और क्या पाया है। आम आदमी पार्टी ने 13 में से 5 सीटें जीतकर एमसीडी में अपनी धमक दिखाई है, लेकिन जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में उन क्षेत्रों में 12 पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन दावे में बीजेपी और कांग्रेस ने सेंध लगा दी। दावे से आधी सीटें भी नहीं मिली। इन नतीजों से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो चुका था। उसके बाद एमसीडी चुनाव में न सिर्फ कांग्रेस ने खाता खोला, बल्कि बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत गई। बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2012 के चुनाव में इन 13 सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि उसे 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी इस बात से खुश है कि दिल्ली में उसकी जमीन अभी खोई नहीं है। आम आदमी पार्टी की आंधी में भी कम से कम 3 सीटें तो वो बचा ही ले गई। अब चुनाव में जहां बीजेपी ने ज्यादातर विधानसभा चुनाव में हारे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस ने भी जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया था। जिसे जीत मिली, उसने इसका क्रेडिट कार्यकर्ताओं और नेताओं में बांट दिया। सोनिया गांधी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, याजिया माखन जी की जीत है, सज्जन कुमार जी की जीत है, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी की जीत है। बहुत बड़ी जीत है और खासकर नानकपुरा जो पिछले 15 सालों से भाजपा शासन एमसीडी में रहा है, उसको आज आम आदमी ने तोड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ और आम जनता की जीत है ये। हर मेरे क्षेत्र की मेरी बहनों का, भाइयों का मिला। इस वार्ड में 41 पोलिंग बूथ थे और 41 पोलिंग बूथ हम जीते। ये भारतीय जनता पार्टी की फतेह की शुरुआत है। एमसीडी की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए एक सबक है। नतीजों ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुगालता तोड़ा है, तो हर जगह से हार की खबरें पा रही कांग्रेस को इस जीत से ऑक्सीजन जरूर मिल रहा है। रोशनी ठोकने, रजत सिंह, पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। ये नतीजे ही कुछ ऐसे हैं, बड़े दिलचस्प है। हर पार्टी अपनी कामयाबी का दावा कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सीट सबसे कम, लेकिन वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा।
कांग्रेस जिसका लगभग सफाया हो चुका था उसे भी इजाफा हुआ है, 5 सीटें मिली हैं, वोट प्रतिशत। इधर आम आदमी पार्टी भी जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हैं 5 सीटों के साथ एंट्री, वोट प्रतिशत भी ठीक ठाक, सभी अपनी कामयाबी का दावा कर रही हैं। में इन सीट्स में आम आदमी पार्टी के 55.3% वोट्स थे। वो 55.3% वोट से घट करके 24% वोट उनके कम हो गए। बीजेपी के 38% वोट थे, उनके 4% वोट कम हो गए। और उसके मुकाबले कांग्रेस के 6.8% वोट थे, जो आपकी अगर फिगर ठीक है तो हमारे 18% वोट बढ़ गए। जो आंकड़े हैं, आम आदमी पार्टी 0 से 30% वोट उसने गेन किए हैं। हमारे पास निगम के अंदर कोई हमारा पहला चुनाव था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7% वोटों का नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को 3% वोटों का नुकसान हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। निगम के चुनावों का जो स्वभाव होता है, जो प्रकृति होती है, बड़ी अलग किस्म की होती है। हमने भी तो अपना 35% मत रिटेन किया है। कांग्रेस का वोट लेकर कौन 57 सीटें लेकर गया था? इसका नुकसान किसको हो रहा है? ये आंकड़े की जगलरी में आप जीत सकते हैं, परंतु राजनीतिक वातावरण जो आज पॉलिटिकल सिनेरियो है, जिस प्रकार की राजनीतिक हालात दिल्ली में बने हैं, उसमें 1 साल बाद ही जो सरकार इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई थी, इतनी तेजी से अलोकप्रिय होती हुई, जिसके सिटिंग विधायक अपनी पार्षद की सीट खाली करने के 1 साल के बाद ही उन सीटों को बचा ना पाए। दिल्ली के बाद अब खबर बिहार की लेते हैं। मनोरमा देवी, जेडीयू की वही एमएलसी जो फरार थी, उन्होंने गया अदालत में सरेंडर कर दिया। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि पूरा का पूरा कुनबा, पूरा का पूरा सब परिवार अब जेल में है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया इधर कोर्ट ने। उधर बिंदी यादव पहले से जेल में है, बेटा रॉकी यादव भी। करीब हफ्ते भर तक बिहार पुलिस और एमएलसी मनोरमा देवी के बीच चला चूहे बिल्ली का खेल आखिरकार खत्म हो गया। मंगलवार की सुबह मनोरमा देवी ने एक बार फिर पुलिस को गच्चा देते हुए गया की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आखिर 10 दिनों के बाद मनोरमा देवी ने खुद को सरेंडर कर दिया है। गया कोर्ट में मनोरमा देवी ने सरेंडर किया है। चुपचाप सुबह 6 बजे वो गया कोर्ट पहुंची हैं और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया है। हालांकि 19 तारीख को अगली सुनवाई होनी थी, बावजूद इसके उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था। गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही रॉकी की मां मनोरमा देवी फरार हो गई थी। मनोरमा सत्ताधारी पार्टी की एमएलसी थी, लिहाजा सियासत की गलियों में उनकी फरारी को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा गया। सरकार और पुलिस दोनों की फजीहत हो रही थी। आखिरकार मनोरमा देवी ने सरेंडर किया और हर नेता की तरह खुद को बेकसूर बताया और साजिश में फंसाने का इल्जाम बीजेपी के मत्थे मढ़ दिया। ये सब झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? ये राजनीति के तहत हमको फंसाया गया है। आपकी ही तो सरकार है। नहीं, हमको राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये भाजपा के लोग हम जबरदस्ती कर रहे हैं। मनोरमा देवी का बाहुबली पति बिंदी यादव और हत्या आरोपी बेटा रॉकी यादव जेल में है। जब मनोरमा देवी पर भी गिरफ्तारी का संकट छाया तो वो फरार हो गई थी। अदालत में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की थी। एमएलसी मनोरमा पर आरोप है कि अपनी ही सरकार के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए राज्य में शराबबंदी के बावजूद उन्होंने घर में शराब का जखीरा रखा। मेरे यहाँ कोई नहीं था कि मैं शराब पीती हूँ। पत्रकार भाई, आपको लगता है कि मैं शराब पीती हूँ? बताइए, ऐसा सब झूठा बात है। अब मनोरमा देवी खुद के बेकसूर होने का दावा कर रही हैं। उनके घर से जो अवैध शराब बरामद हुई, इसको भी उन्होंने बीजेपी की साजिश बताया। मनोरमा देवी के वकील साहब भी यही कह रहे हैं कि घर से शराब नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि उनके घर से मिला था। अगर घर से मिला होता तो कम से कम घर के किसी स्टाफ, किसी भी फैमिली मेंबर्स का उस पर दस्तखत होना चाहिए था। सीजर लिस्ट पर किसी का कोई दस्तखत भी नहीं। मनोरमा देवी ने सरेंडर किया तो पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल यह है कि किसके दम पर मनोरमा देवी ने पूरी बिहारी पुलिस को छका दिया। विपक्ष मनोरमा देवी को बिहार पुलिस हफ्ते भर से तलाश रही है, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आई मनोरमा। बहरहाल अब बिंदी यादव, रॉकी यादव और मनोरमा यादव समेत पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे है। आदित्य के परिवार वालों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं, उनमें इंसाफ की आस अभी बाकी है।
कुमार अभिषेक, गया आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे, जी हां, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे 19 मई को आने वाले हैं। न्यूज रूम में पूरी तैयारी हो गई है। 19 मई को सुबह 6 बजे से 5 राज्यों के नतीजे सबसे पहले, सबसे तेज आज तक पर जरूर देखिएगा। और अब आइए रुक करते हैं स्पेशल रिपोर्ट में अपनी अगली खबर का। जी हां, हरियाणा के एक गांव की खबर है ये, और पूरे गांव को जान से मारने की, मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है। कौन है ये साइको किलर, सीरियल किलर कह लीजिए? क्या है उसकी ये खूनी कसम, देखिए। हरियाणा के इस गांव में दहशत ही दहशत है। गलियों में सन्नाटा है, सड़कों पर स्वाट कमांडो घूम रहे हैं। गांव में हथियारों से लैस पुलिस वाले तैनात हैं। गांव वालों के खौफ की दास्तान कुछ ऐसी है कि अगर वो घर से बाहर निकले तो उन्हें मिलेगी मौत। डर के मारे पंचायत जुड़ी हुई है, यहां तक कि लोग अपने बड़े बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग हथियार लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन हरियाणा के इस गांव में इतना खौफ क्यों है? स्वात कमांडो और पुलिस की तैनाती के बावजूद भी लोग घरों से निकलने में क्यों डर रहे हैं? आज हम खौफ के साए में जी रहे इस गांव का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। उससे पहले दहशत की आप बीती सुनिए। कोई खेत में जानता नहीं, आपसे ट्राई मार के देख लो, सब अपने घर मिलेंगे। स्कूल में बच्चे नहीं जाते, जो कति छोटे बच्चे हैं उनको शायद भेज भी देते हो ना, बड़ा कोई बहुत नहीं जाता। क्या कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते। हमारा गांव पूरा दहशत में है, और 2 लड़कियों को पहले गोली मार दी, 2 को अभी मार दी, और गांव में खतरा है। वो आता है और मौत बांट कर चला जाता है। वो कहता है पूरे गांव को मौत के घाट उतार देगा। वो कहता है पूरे गांव से चुन चुन कर बदला लेगा। अब गांव में मातम की ये तस्वीरें देखिए, कैसे महिलाएं रोते हुए इस घर में जा रही हैं। खेत में पड़ी इस बाइक को देखिए, कारतूसों को देखिए। वो ऐसे ही मौत बांट कर चला जाता है। ये कहानी है हरियाणा में सोनीपत के करेवड़ी गांव की। यहां हर किसी को घर से निकलने पर हत्या हो जाने का डर है। पूरे गांव में सीरियल किलर अजय उर्फ कन्नू के नाम की दहशत है। सन की कातिल अजय उर्फ कन्नू ने पूरे गांव को मारने की खूनी कसम खाई है। कन्नू पर 5 लाख का इनाम भी रखा गया है। गांव में कन्नू के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। दहशत है मैं सारा गांव, कोई भरोसा नहीं। क्या पुलिस प्रशासन कर रहा है? 1 महीने की बात होगी, यहाँ धमकी देगा कहा था गांव में। क्या किया पुलिस ने? पूरे गांव के खात्मे की कसम खाने के बाद से सीरियल किलर कन्नू हफ्ते भर में 3 मर्डर कर चुका है। गांव के सरपंच पर भी गोली चला चुका है। क्यों खाई कन्नू ने पूरे गांव को मारने की कसम? कन्नू ने क्यों दी 500 परिवारों को मौत की धमकी? कन्नू की इस खूनी कसम की सच्चाई आपको दिखाएं, उससे पहले दिखाते हैं हरियाणा का ये सीरियल किलर अब तक किस किस को मौत दे चुका है। कन्नू ने 8 मई को गांव के सरपंच को गोली मारी, किसी तरह से वो बच गया। इसके बाद 9 मई को वीरेंद्र और सुनील नाम के 2 दोस्तों को गोलियां मारी। हमले में वीरेंद्र की मौत हो गई और 12 मई को कन्नू ने जगबीर और उसके बेटे अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि मृतक जगबीर का एक बेटा सुशील छिकारा आर्मी में मेजर है। मेरे फादर का कॉल आया था मेरे को, ये घटना 12 को हुई, तो 11th को मेरे को पता चला था जब उन्होंने मेरे को बताया कि
कि गांव में कुछ ऐसी कार्रवाइयां चल रही है, तो मैंने फादर को बोला था कि आप एसपी और डीसी का नंबर मेरे को दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। बाकी तब तक मैंने उनको थोड़ा सा सचेत रहने के लिए बोला था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे साथ जी हमारा लड़का जो है शादी में गया हुआ था सोनीपत, वहाँ से बारात गाँव में गया था जारी 8 तारीख को। तो वहाँ से हमारे को 9 बजे सूचना मिली, भैया आपके लड़के को गोली लग गई है। कन्नू की खूनी कसम और गांव में 3 मर्डर, अब खौफ गांव में है। और पुलिस का कहना है कि कन्नू ने मेजर के पिता और भाई को दौड़ा कर मारा था। एक वक्त था जब इस गांव के अंदर प्यार मोहब्बत बसती थी, लेकिन अब इस गांव के अंदर दहशत फैली हुई है। एक वक्त था जब इस गांव के लोगों को पुलिस कचहरी क्या होती है ये नहीं पता था, लेकिन अब इस गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक वक्त था जब इस गांव के अंदर भाईचारा बसता था, लेकिन अब दुश्मनी पनप रही है, और ये सब एक बदमाश की सनक की चलते। कन्नू पुलिस के लिए भी चुनौती बन चुका है। सीरियल किलर की तलाश में पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। इनाम बढ़ाकर 50,000 से 5 लाख कर दिया गया है। सीरियल किलर कन्नू की गांव से दुश्मनी इसी साल जनवरी में शुरू होती है, जो अब खौफ में बदल चुकी है। सुरेंद्र सिंह के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। देखा आपने, एक पूरे गांव को जान से मारने की धमकी, यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए हमने आज तक की पूरी टीम भेजी हरियाणा के इस गांव में, ताकि वहां पर पड़ताल की जाए। जो सच सामने आया चौंकाने वाला था। एक पंचायत का चुनाव और उस चुनाव से निकला ये सीरियल किलर। हरियाणा के करेवड़ी गांव का सच जानने और अजय उर्फ कन्नू की दहशत का अंदाजा लगाने आज तक की टीम ने पूरे गांव का मुआयना किया। आज तक की टीम गांव के सरपंच से मिली, गांव के लोगों से मिली। गांव में सन्नाटे की तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो रही थी। स्वात कमांडो से लेकर पुलिस बल की तैनाती, वाकई गांव में दहशत का माहौल हमने भी देखा। लेकिन अब बारी थी उस सच का पता लगाने की जिसने पूरे गांव को खौफ के मारे घर में कैद कर दिया। बारी थी सीरियल किलर अजय उर्फ कन्नू की उस धमकी का पता लगाने की जिसमें उसने पूरे गांव को मारने की धमकी दी। फिर हमें घरों की दीवारों पर कुछ महीने पुराने पोस्टर दिखाई दिए। ये पोस्टर बस 5 महीने ही पुराने थे, उस वक्त के जब करेवड़ी गांव में पंचायत का चुनाव हुआ था। सोनीपत के करेवड़ी गांव में जब सरपंच के चुनाव हुए तो अजय उर्फ कन्नू चिकारा ने अपने भाई संजय को खड़ा किया। आप देख सकते हैं अभी भी 3 महीने पहले हुए चुनाव के, सरपंची के चुनाव के बाद भी उसके पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें उसके भाई जो संजय सिंह जो इलेक्शन लड़ रहा था उसका फोटो बहुत छोटा है और कन्नू चिकारा का फोटो बहुत ही बड़ा है। ये अपने आप में तस्वीर बताती है कि किस तरीके से कन्नू चिकारा दबंग था और अपने भाई को दबंगई की बल पर जिताना चाह रहा था। जी हाँ, कन्नू ने पंचायत चुनाव में अपने भाई संजय को खड़ा किया था और वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को जिताना चाहता था। 17 जनवरी 2016 को करेवड़ी गांव में सरपंच के लिए वोटिंग होती है। कन्नू गांव वालों को धमकी देता है कि हर गांव वाला उसके भाई संजय को ही वोट डाले वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन गांव वालों ने कन्नू के भाई संजय को वोट नहीं दिया। चुनाव हारने के कुछ दिनों बाद सड़क हादसे में कन्नू के भाई और पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद कन्नू पूरे गांव की हत्या करने का ऐलान कर देता है। ये कन्नू बदमाश की वजह से दहशत हुई है, जिसने गांव में 4 मर्डर कर दिए, और ये मर्डर की वजह भी इलेक्शन की रंजिश है। वो जिसने उसकी वोट पोल नहीं किया, जिसने मेरी सपोर्ट किया, वो उनको सबको मारने की चेतावनी दे रहा है। सबसे पहले हमला 19 तारीख को, 19 अप्रैल को कहाँ हुआ था? ये मेरे घर के सामने जहाँ बैठे हैं। हाँ, अच्छा। और वो जब से ही खुला घूम रहा है। अजय उर्फ कन्नू के गांव के आसपास ही छुपे होने की आशंका है। पुलिस की टीमें आसपास के इलाकों में छापे मार रही हैं। उस कन्नू को शिद्दत से तलाश रही हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत है।
वो कन्नू जिसने एक मेजर के पिता और भाई को मार डाला, लेकिन कन्नू का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। जो ये बदमाश है, इसका भाई ने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन में हार गया। जिन आदमियों ने इसको वोट ना दिया और दिया, उनसे आप दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन गांव वालों का आरोप है कि पुलिस बहुत देर से जागी है। कन्नू गांव में पिछले 1.5 साल तक शराब का ठेका चलाता रहा, उसे पुलिस से शह मिली हुई थी। गांव वालों का आरोप यह भी है कि जैसे ही कन्नू ने चुनाव हारने के बाद उन्हें हत्या की धमकी दी थी, उस वक्त पुलिस ने उनकी शिकायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और अब गांव के 3 लोग कन्नू की खूनी कसम की भेंट चढ़ चुके हैं। उसी वक्त पुलिस ने सख्ती दिखाई होती तो ना मेजर के पिता और भाई का मर्डर होता और ना ही गांव के दूसरे लोगों को गोलियां लगती। अगर हमारे घर वाले सुरक्षित नहीं है तो हम आप सबकी मतलब जो अपने देश की क्या रक्षा कर पाएंगे। कन्नू ने 19 अप्रैल को पहला हमला सरपंच पर बोला था, लेकिन पुलिस ने कन्नू को हराने वाले सरपंच नरेश को सिक्योरिटी तो दे दी, कन्नू का कुछ नहीं किया और कन्नू खूनी कसम लेकर खुलेआम घूमता रहा। अगर पुलिस वक्त रहते सरपंच के हमले को संजीदगी से लेती तो शायद काफी लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। नतीजा ये कि अब पुलिस कटघरे में है, कई गांव वालों की जान खतरे में है और वो बदमाश सिरफिरा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरामैन किशन के साथ नितिन जैन, सोनीपत, आज तक। और इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मिसाइल से उड़ा दिया हवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर। हैरान करने वाली तस्वीरें। ब्रेक। रूस और टर्की के बीच की जंग और इस जंग से निकली ये तस्वीर बेहद हैरान करने वाली। मिसाइल से हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, देखिए। ये मौत का काउंटडाउन है, ये दहशत का काउंटडाउन है। काउंटडाउन खत्म, खेल खत्म। आप देख सकते हैं कैसे जमीन से आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को मिसाइल से उड़ा दिया जाता है। टर्की का हक्कारी प्रांत, पहाड़ों के बीच नजर आ रहा ये हेलीकॉप्टर टर्की का है। इसके निशाने पर हैं कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के लड़ाके। लेकिन जैसे ही इस हेलीकॉप्टर को हमले के निर्देश मिलते हैं, ठीक उसी वक्त जमीन पर मिसाइल लॉन्चर लिए बैठा ये शख्स हरकत में आ जाता है। काउंटडाउन शुरू होता है, फिर एक मिसाइल सीधे हेलीकॉप्टर की टेल पर लगती है। हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो बैठता है, फिर चंद सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो जाता है और आग का ये गोला पहाड़ों में गिर जाता है। तस्वीरों में आप जिस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का निशाना बनते देख रहे हैं, वो टर्की की सेना का हेलीकॉप्टर है और टर्की के इस हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए जिस मिसाइल को काउंटडाउन दिया जा रहा है, वो रूस का बना है। हम आपको बता दें कि रूस की ओर से टर्की के खिलाफ इस हमले को बदले की कार्रवाई माना जा रहा है। पिछले साल नवंबर में टर्की ने रूस के एक विमान को मार गिराया था। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।